स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम NCERT हिंदी कक्षा 9वीं की पुस्तक स्पर्श का पाठ 5 शुक्र तारे के समान पढ़ेंगे, जिसके लेखक स्वामी आनंद जी हैं। शुक्र तारे के समान इस पाठ में हमें गांधी जी के निजी सचिव मतलब पर्सनल सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई जी के बारे में बताया गया है। महादेव देसाई जी को शुक्र तारे के समान माना गया है। शुक्र तारा क्या होता है बच्चों? शुक्र तारा नक्षत्र मंडल में चमकने वाला, सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा होता है और जो कि कुछ ही समय के लिए, कुछ ही देर के लिए दिखाई पड़ता है। महादेव जी भी कुछ इसी प्रकार से थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और अपनी लेखन शैली के कारण पूरे संसार में अपना नाम कमा लिया था, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और महादेव भाई देसाई जी के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए जिसकी वजह से उन्हें शुक्र तारे का नाम दिया गया। तो आइए इस पाठ को शुरू करें। शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। हाँ बच्चों, शुक्र तारा क्या होता है? आकाश मंडल में बोला गया कि आकाश के जितने भी तारे हैं उसमें शुक्र की कोई जोड़ नहीं, मतलब कोई मुकाबला नहीं। शुक्र तारे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसे चंद्र का साथी माना गया है, मतलब चंद्रमा के समान वो चमकता है। और उसकी आभा प्रभा का मतलब उसकी चमक का वर्णन संसार के बहुत सारे कवियों ने किया है, लेकिन फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय, बड़े सवेरे, घंटे 2 घंटे से अधिक नहीं देख पाती। ठीक है, कलगी क्या होता है? जो पगड़ी के ऊपर सजावट के लिए छोटा सा लगाया जाता है ब्रॉड सा, उसको बोलते हैं कलगी। ठीक है, तो कलगी के रूप में, जैसे कलगी पगड़ी के ऊपर चमकती है, इसी प्रकार से ये तारा चमकता है, लेकिन इसे या तो शाम के समय या सुबह सवेरे 2 घंटे के लिए ही देख पाते हैं। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल मतलब प्रातः काल, सुबह में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके, मतलब मोहित करके, शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे शुक्र तारा कुछ समय के लिए दिखता है और फिर अस्त हो जाता है, इसी प्रकार से वो अपनी प्रतिभा से पूरे संसार को जगमगाकर और फिर उनकी मृत्यु हो गई। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। ठीक है, महादेव देसाई जी कौन थे? गांधी जी के मंत्री। मित्रों के बीच विनोद में, मतलब हंसी मजाक में, मनोरंजन में अपने आप को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्तिखर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। हाँ, कि मित्रों में हंसी मजाक में भी वो अपने आप को गांधी जी का या तो कुली या उनका खाना पकाने वाला बावर्ची कहने में भी उनको कोई शर्म नहीं आती थी, बल्कि ऐसा वो मजाक में अपने बारे में कहकर बहुत ही गौरव का अनुभव करते थे। ठीक है, गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया कि आगे चलकर वो उनकी गद्दी संभाले, ऐसा गांधी जी ने कहा। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। 1929 तक, ठीक है। आसेतु हिमाचल देश के चारों कोने में वो
देश के दुलारे बन चुके थे, लाडले बन चुके थे अपनी प्रतिभा के कारण। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था कि जब फौज का शासन हो जाता है, ठीक है, कि जिस वक्त कोई पद पर नहीं होता तो उस समय फौजी शासन होता है। तो फौजी शासन ने उस समय जो कहर बरसाया था, जो आतंक मचाया था, उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। जन्म कैद मतलब उम्र भर की। और काला पानी की सजा क्या होती है? काला पानी की सजा वो होती है कि अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल है उसमें उस समय क्रांतिकारियों को रखा जाता था, क्योंकि उस जेल के चारों तरफ समुद्र था तो वो वहां से निकल कर नहीं जा सकते थे। इसी कारण से उस पानी को काला पानी, क्योंकि वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे, और उसे काला पानी की सजा कहा जाता था। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। ठीक है, जो जुल्म और अत्याचार हो रहे थे उनकी कहानियां जो भी पीड़ित थे वो गांधी जी के सामने आकर रखते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार कर उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। हाँ, तो जो भी जिन भी लोगों पर अत्याचार होता था, जो पीड़ित थे, वो आकर पहले महादेव जी को बताते थे, फिर महादेव जी उन पर संक्षिप्त टिप्पणियां, छोटी टिप्पणियां तैयार करके और फिर उनको गांधी जी को बताते थे कि ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं, और फिर गांधी जी से उनकी मुलाकात भी करवाते थे। गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। ये अंग्रेजी दैनिक का मतलब क्या है कि वहां पर अंग्रेजी भाषा में रोज का जो अखबार आता था जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, इसमें वो इन सभी विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। ठीक है, उसमें जगह कम होती थी। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। ठीक है, उस अंग्रेजी अखबार का जो संपादक था हॉर्नीमैन, उसको देश निकाला दे दिया गया और इंग्लैंड भेज दिया गया। और उस टाइम पे 3 नेता थे बंबई के, और इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी मतलब फॉलोअर। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। तीनों नेता मिलकर क्या करते थे? एक अंग्रेजी साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार आने वाला अखबार जिसका नाम था यंग इंडिया, वो निकालते थे। लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। ठीक है, और अब हार्नीमैन को तो देश निकाला दे दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता था, इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी होने लगी, क्योंकि हार्नीमैन लिखते थे और वो देश से निकाला जा चुका था। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे कि ठीक है, कि गांधी जी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे, उनके एडमायरर थे। ठीक है, और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे। बेजोड़ मतलब जिसका और कोई जोड़ ना हो, कोई मुकाबला ना हो, ऐसे सत्याग्रह के आंदोलन के ऐसे नेता थे ये, जिनका कोई और मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक है, इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। उन्होंने विनती स्वीकार कर ली तुरंत ही, और गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा।
गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। पहले सप्ताह में 1 बार होता था, फिर सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया, क्योंकि काम उनके पास बहुत था। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिनों में तैयार करते। ठीक है, ये 3 दिनों में तैयार करते थे। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। ठीक है, यंग इंडिया का काम और नवजीवन दोनों का काम गांधी जी के पास आया, और ठीक है, और फिर ये दोनों साप्ताहिक मतलब दोनों सप्ताह में निकलने वाले जो अखबार थे वो अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। ये मैं कौन है? स्वामी आनंद जी जो लेखक हैं, ये भी साबरमती आश्रम पहुंचे। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही। किसके? लेखक के। ठीक है, कि जो भी हिसाब किताब था और साप्ताहिक मतलब ये अखबार, इनको डाक में डलवाने की जिम्मेदारी लेखक के पास आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापे खाने की सारी व्यवस्था इनके जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव जी का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ठीक है, उनका सारा समय देश के भ्रमण में बीतने लगा, देश में घूमने में, क्योंकि उनको सारी समस्याएं क्या क्या हो रही है देश में ये सब देखना था। ठीक है, ये जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिख लेते और भेजते। ठीक है, कि वहां से भी कि कहीं भी होते वहां से भी ये लेख लिखते थे और भेज देते थे। ठीक है, जब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। हाँ, सभी प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, उग्र मतलब क्रोधी, जो जिनमें क्रोध हो, जिसमें वायलेंस हो। ठीक है, और उदार मतलब दयालु, कि सबका अपना अपना व्यवहार होता है, नेचर होता है, अलग अलग प्रकार के देशभक्त थे। ठीक है, कुछ तो शांति से काम करते थे और कुछ क्रोध के साथ करते थे। तो सभी प्रकार के देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर मतलब श्रेष्ठ लोग और संवाददाता सभी गांधी जी को पत्र लिखते थे और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते थे। यंग इंडिया जो अखबार था उसमें उनकी चर्चा करते थे। ठीक है, महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। ठीक है, कौन? महादेव जी ये करते थे कि उनकी यात्राओं के विवरण, की वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो, और रोज की गतिविधियां जो भी हो रही है वो कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे घूम रहे हैं, किस किस चीज में हिस्सा लिया, वो सब कुछ विवरण वो भेज दिया करते थे। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य मतलब प्रमुख, श्रेष्ठ समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे, मतलब बहुत ध्यान से, और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते थे। ठीक है, कि उन पर अपने विचार रखते थे और क्या करते थे, उनके आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। आड़े हाथों लेने वाले लेख मतलब जिन को खरी खोटी सुनानी होती थी। ठीक है, लेखों के द्वारा, तो ऐसे लेख भी लिखते थे जिनके द्वारा वो कुछ लोगों को खरी खोटी सुना दिया करते थे। किस प्रकार से? अपने लेख के द्वारा। ठीक है, मतलब खरी खोटी उनके बारे में लिख दिया करते थे। बेजोड़
कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्यनिष्ठा में उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी मतलब महादेव देसाई को सबका लाडला बना दिया था कि इन सब चीज़ों पर वो लिखते थे और पूरे ध्यान से सब चीज़ों पर विचार करके और बहुत ही विवेक से बुद्धि से वो सब लिखते थे, ठीक है। और इसी वजह से एमडी जो थे महादेव देसाई वो सबके लाडले बन गए थे अपने लेखों के कारण, अपने लेखन प्रतिभा के कारण, ठीक है। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। अनुवाद विभाग मतलब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें ट्रांसलेट करते हैं ना, ठीक है, कि दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं किसी भी बात को, ठीक है। तो उसमें वो काम कर चुके थे, ठीक है। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, ठीक है। महादेव जी के जिगरी दोस्त थे कौन? नरहरि भाई। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे, दोनों ने एक ही साथ वकालत पढ़ी थी, दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। स्याह मतलब काला। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि वकालत के पेशे में कि काले को सफेद और सफेद को काला, मतलब सही को गलत और गलत को सही करना होता था, सच झूठ और झूठ को सच, इस तरीके से दिखाना होता था। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, ठीक है, कि इस टाइप की बातों का साहित्य और संस्कार से कोई संबंध नहीं होता, लिखने से और संस्कारी चीजों से इसका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था जब ये वकालत कर रहे, तभी से, ठीक है। चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है, ठीक है। उन्होंने ये सारे साहित्य भी लिखे, ये कहानियां लिखी उन्होंने, ठीक है, जिनके क्या क्या शीर्षक की, विदाई का अभिशाप, नाटिका, शरद बाबू की कहानियां, ठीक है, इन सब के अनुवाद, इनकी ट्रांसलेशन के उन्होंने लिखी, ठीक है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी मतलब उनके समान, जो उनकी समानता में आ सके, ऐसा कोई नहीं था जो उनको टक्कर दे सके। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। हाँ, वायसराय को जितने भी पत्र भेजे जाते थे वो सब महादेव जी के लिखावट में होते थे, गांधी जी द्वारा जो भी भेजे जाते थे, क्योंकि उनके सारे लेखन कार्य महादेव जी ही किया करते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश मतलब सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था, ठीक है। मतलब गांधी जी के सेक्रेटरी कौन? महादेव जी। तो उस समय भी भले ही ब्रिटिश सल्तनत का सूरज उगता था, कहने का मतलब उनकी सरकार थी, लेकिन उनका राज था, उसके बावजूद भी उस समय भी इतना सुंदर और इतना अच्छा लेख सिर्फ महादेव जी ही लिख सकते थे। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था।
तो इनका इतना नाम हो चुका था कि बड़े बड़े सिविलियन मतलब जो कि असैनिक पदाधिकारी हों, ठीक है, और गवर्नर, गवर्नर कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है, राज्य सरकार का मुख्य कार्याधिकारी, ठीक है, ये सब भी कहा करते थे कि इनके समान कोई नहीं लिख सकता। पढ़ने वाले को मंत्र मुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, कि जो भी पढ़े वो मंत्र मुग्ध हो जाए, इनके लेख से मुग्ध हो जाए। एक तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये लिखा करते थे, ठीक है। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। फुल स्केप क्या होता है? कागज का ही एक नाप होता है, उस पर वो लिखते थे, ठीक है। और जेट की गति से, जैसे जेट प्लेन होता है, जितनी तेज गति से चलता है उस तेज गति से वो लिखा करते थे, जबकि उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती थी। शॉर्ट हैंड क्या होता है? जिसमें शॉर्ट में, ठीक है, छोटा बनाकर लिख दिया जाता है, शब्दों को बहुत ही छोटे में लिख दिया जाता है, वो भी उनको नहीं आता था, फिर भी वो बहुत तेज गति से लिख लेते थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। हाँ, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी आते थे, ठीक है, उनसे मिलने, बड़े बड़े कार्यों के संचालक, ठीक है, बहुत कोई लोग आते थे, ग्रंथकार भी आते थे, वो सभी शॉर्ट हैंड में लिखते थे ताकि छोटे में जल्दी से लिख लें। लेकिन महादेव एक कोने में बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे, और फिर भी वो बहुत तेजी से लिखते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, हाँ, जो मुलाकात के लिए आते थे वो सब कुछ लिख कर, और लास्ट में गांधी जी की रजामंदी के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हाँ सब सही है, दिखाने के लिए आते थे, तो भले ही उनमें कुछ भूलें या खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र की भी भूल मिल जाए, मतलब इतनी तेज लिखते थे और इतना कुछ लिखते थे, हर वक्त लिखते थे, लेकिन फिर भी एक कॉमा तक की भी गलती उनसे नहीं होती थी। बड़े बड़े लोग भी गलतियां कर देते थे, लेकिन उनसे गलती नहीं होती थी। तो जब वो उनके से ओके करवाने के लिए आते थे तो गांधी जी क्या कहते कि महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगली दबाकर रह जाते, ठीक है, कि जब वो कहते थे कि उनसे मिलान कर लो, कि उनको पता था कि महादेव ने बिल्कुल सही लिखा होगा, और कोई गलती कर सकता है लेकिन महादेव जी गलती नहीं कर सकते थे, ठीक है। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे, ठीक है। इतने बड़े और इतने धुरंधर मतलब टैलेंटेड लेखक भी अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव जी की टिप्पणियों के साथ करते थे, और फिर अपनी गलतियों को सुधारे बिना, उनसे मिलान किए और सुधारे बिना वो गांधी जी को नहीं दिखा पाते थे, उसमें वो हिचकिचाते थे, क्योंकि उनको पता था वो इतने धुरंधर लेखक होकर भी एक गलती कर देंगे, लेकिन महादेव जी गलती नहीं करेंगे। वो इतना अच्छा लिखते थे कि उससे कोई गलतियां भी नहीं होती थी। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी पुस्तकें भी पढ़ते थे। अद्यतन मतलब आज से संबंधित, मतलब उस समय की, वर्तमान जो था उससे संबंधित, कि साहित्यिक पुस्तकें तो वो पढ़ते थे, राजनीतिक प्रवाहों की और घटनाओं से संबंधित भी वो उस समय की जानकारी वाली पुस्तकें भी वो पढ़ते थे।
हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। हर जानकारी वो रखते थे, क्योंकि ठीक है, कोई भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हो, देश विदेश की खबरें हो, वो सब उनको पता होता था। ये नहीं वो सिर्फ लेख लिखने में लगे रहते थे, वो लेख भी पूरी जानकारी के साथ लिखते थे। हर चीज में आगे थे, वो पूरी अच्छे से जानकारी रखते थे, तभी वो इतना अच्छा लिख पाते थे। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर, मतलब कहीं भी कैसी भी जगह मिल जाए, ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र, मतलब महीने में जो एक बार आए जो मैगजीन वगैरह होती है, और पुस्तकें वे पढ़ते रहते, या यंग इंडिया और नवजीवन जो अखबार थे उनके लिए वे लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते और कब हाजतें रफा करते, मतलब वॉशरूम वगैरह जाते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो इतनी तेजी से लिखते थे और हर वक्त लेखन कार्य में जुड़े रहते थे, किसी काम में पीछे नहीं रहते थे। तो अपने जरूरी काम कब करते थे ये किसी को पता ही नहीं चल पाता था। ठीक है, वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। हाँ, इतना लिखते थे, इतनी जानकारी रखते थे, इतना पढ़ते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सूत भी काटते थे, और वो भी वो बहुत ही अच्छा काटते थे, बहुत ही सुंदर। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं, मतलब बिजीनेस के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। मतलब अपने इस कार्य को भी, सूत काटने के कार्य को भी वो करते थे नियम के साथ। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान किसके बने हैं? ये इन मुख्य नदियों की सोने की कीमत के समान जो गाद निकलती है, जो सिल्ट होती है, उससे बने हैं, जो कि बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही अच्छी होती है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, गाद या सिल्ट अपने साथ कितनी कीमती और अच्छी चीजें साथ में ले आती है, तो उससे वो मैदान बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। हाँ, तो ये बता रहे हैं उन मैदानों के समान ही कौन थे? महादेव जी की, वो भी बहुत इतने ही अच्छे थे। ठीक है, जितने ये अच्छी चीज से, इतने अच्छे गाद से ये मैदान बने हुए, इसी प्रकार से महादेव जी भी बहुत ही अच्छी प्रतिभा से भरे हुए थे, और उनकी संगत में रहने वालों को कोई कंकरी मिट्टी कभी नहीं चुभती थी, क्योंकि वो उनकी संगत में बहुत ही खुश रहते थे। उनकी निर्मल प्रतिभा, मतलब उनका टैलेंट, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी, कि उनको भी चमका देती थी। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता ना था। हाँ, जो थोड़े दिन भी उनके साथ रह ले, वो उनके नशे में ही डूब जाता था। उनमें इतनी प्रतिभा थी कि उनके साथ में भी इतना जादू था, इतनी आभा थी, चमक थी। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो गांधी जी से इस तरीके से जुड़ गए थे कि उनकी अकेले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो अकेले भी कुछ करेंगे, क्योंकि वो उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही काम करते थे। दोनों को हमेशा एक साथ ही देखा जाता था।
कामकाज की अनवरत मतलब बिना रोक टोक, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके, इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। हाँ, जो वो अपने बिजी इतने शेड्यूल में से, अपनी इतनी व्यस्तता में से जो वो लिखते थे, उनकी वो अनगिनत अभ्यास पुस्तकें और उनकी डायरियां वो आज भी मौजूद हैं। ठीक है, उन्हें आज भी संभाल कर रखा गया है। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। ठीक है, उनको ये लेखन शैली ईश्वर की देन थी, क्योंकि वो सबसे प्रथम श्रेणी की मतलब सबसे बेस्ट तरीके की शिष्ट और संस्कार संपन्न भाषा लिखते थे, जो सबका मन को हर लेती थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। हाँ, हालांकि वो इतने बिजी होते थे, इतने व्यस्त रहते थे, उनको कोई भी साहित्य लिखने का समय ही नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी गांधी जी की आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से लिखी जाती है, उसका उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया, जो कि नवजीवन में छपने लगा गुजराती में। ठीक है, हर हफ्ते। बाद में पुस्तक के रूप में उनके अनगिनत संस्करण मतलब कॉपीज सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। पहले तो नवजीवन अखबार में प्रकाशित होने लगे, लेकिन बाद में उसकी अनगिनत कॉपीज, ठीक है, पुस्तक के रूप में पूरे संसार भर में बिकने लगी। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में, वर्धा जगह का नाम, वहां के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। ठीक है, कि वहां पर कोई जगह नहीं थी, लोग नहीं रहते थे, वहां एक दो झोंपड़े ही थे और फिर बहुत धीरे धीरे करके मकान बने, तो वो पेड़ के नीचे ही जा बैठे। ठीक है, तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। ठीक है, इनके साथ में कहाँ रहे? मगनवाड़ी में। वहां से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे गांधी जी के पास। ठीक है, वहां से वो सेवाग्राम रोज सुबह पैदल चलकर पहुंचते थे, बहुत ही असहनीय गर्मी में। ठीक है, वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे, जो कि बहुत दूर था। आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है, जो कि उन पर बुरा प्रभाव पड़ा, उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। उनकी अकाल ही अचानक से ही मृत्यु हो गई थी, तो माना जाता है कि शायद इससे भी उनका शरीर में कमजोरी आ गई होगी, थकावट हो गई होगी, जिसके कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इसको भी एक कारण माना जाता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भरथरी के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, ऐ रे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। ये गांधी जी का कहना था। ये पंक्ति वो बार बार दोहराते रहते थे, क्योंकि ये जख्म जीते जी उनके अंदर से नहीं भरा, उनको खोने का, गांधी जी के मन से महादेव जी को खोने का। बाद के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते, तो उस समय भी अनायास मतलब अचानक से ही उनके मुंह से महादेव ही निकलता। प्यारे लाल जी को ही बुलाना होता
तो उनके मुंह से महादेव ही निकलता, क्योंकि महादेव जी की उनको इतनी आदत पड़ चुकी थी कि जैसे किसी प्रिय का नाम जुबान पर चढ़ जाता है और उसकी अनुपस्थिति में भी हम उसी को ही पुकार देते हैं, इसी प्रकार से महादेव जी का नाम उनकी जबान पर इतना चढ़ गया था कि उनकी अनुपस्थिति में भी, मतलब उनकी मृत्यु के बाद भी वो उनका नाम ले देते थे। प्यारे लाल जी को भी वे गलती से महादेव ही पुकार देते थे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। वो ये सीख कि हमें जीवन में सच्ची निष्ठा और लगन से कार्य करना चाहिए, फिर हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे महादेव जी ने कितने कम समय में अपने आप को शुक्र तारे के समान चमका लिया, किस वजह से? अपनी लगन और प्रतिभा के कारण। ठीक है ना, उन्होंने खूब मेहनत करी और बेजोड़ मेहनत करी, जिसका कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता था। इस वजह से वो इतने चमके और दुनिया भर में, संसार भर में उन्होंने अपना नाम बना लिया। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।